और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी नेता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मराठी मानुस के ऊपर, जिस मराठी मानुस ने पूरे हिंदुस्तान में अपने ओज के कारण, अपने वीरता के कारण नाम कमाया है, आप उस मराठी मानुस पे रोज हमला करते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो महाराष्ट्र में आपके साथ गठबंधन में है, वो आपकी बातों को सहते कैसे, इनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी से। आज सिर्फ इतना ही कहना था। और मुझे दुख होता है जब आप अपनी इन ओछी बातों में भगवान शिव, हम सब के आदरणीय गुरु नानक देव, कबीर जी, इनको लेकर आते हैं। आपका यह कहना कि भगवान शिव हमारे विचारधारा को मानते थे, महायोगी अनंत योगी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि कांग्रेस की विचारधारा को भगवान मानते थे। पहले आपने कहा था ये जो कांग्रेस का हाथ है ये गुरु नानक देव जी का हाथ है, ये भगवान राम का हाथ है, भगवान शिव का हाथ है। मुझे लगता है ये विचारों के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करवाने की मांग भी रखना, अन्यथा होगा, क्योंकि यही उनका ध्येय है। ये आज जो 100, 200, 300, 400, 500, पता नहीं, नंबर भी फिक्स्ड नहीं है उनके मन में, कितने लोगों को ये वॉलंटियर के रूप में भेजना चाहते हैं। 100, 200, 300 या 400 या 500, ये कितने भी लोग आप भेजने वाले हैं, आप इन वॉलंटियर्स के माध्यम से हिंदू धर्म के विरोध में पूरे देश में वातावरण ना खड़ा करें, भगवान राम के खिलाफ किसी प्रकार का वातावरण ना खड़ा करें। हम इतना ही कहेंगे। आपसे क्षमा याचना मांगना मुझे लगता है व्यर्थ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पहली बार नहीं कि राहुल गांधी ने कुछ इस तरह का बयान दिया। गांधी परिवार हिंदू धर्म के खिलाफ, संबित पात्रा का बड़ा जवाब राहुल गांधी को। राहुल गांधी देश का माहौल खराब ना करें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना। अनायास नहीं है, ये प्रयास है। अनायास उनके मुख से या उनके नेताओं के मुख से हिंदू धर्म के खिलाफ शब्द नहीं निकल रहे हैं, विचार नहीं निकल रहे हैं। बहुत सोच समझ करके ये सारा, आप देखिए, एक क्रोनोलॉजी में हो रहा है। पहले सलमान खुर्शीद बोलते हैं, फिर राशिद अलवी आके कहते हैं जो जय श्री राम बोलते हैं वो निशाचर होते हैं, वो राक्षस होते हैं। उसके बाद इन सब को जस्टिफाई करने के लिए खुद राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो लोगों को काटता है, वो मारता है। तो ये बहुत सोच समझकर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की नीति है और कोई आज से नहीं हो रहा है। ये विगत 70 वर्षों से, जब से कांग्रेस पार्टी जितने भी कालखंड में रही है, सत्ता में या सत्ता से बाहर, तब से कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रही है। यस मोहित। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के जो बयान है वो प्रयोग नहीं, संयोग है। पहली बार हिंदुत्व के खिलाफ बयान नहीं दिया है राहुल गांधी ने। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा पलटवार राहुल गांधी के ऊपर। राहुल कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी भी कह चुके हैं। गांधी परिवार हिंदू धर्म के खिलाफ संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। No, rather I would say what you asked was whether Rahul Gandhi is endorsing what Salman Khurshid said. I would just put the corollary over here, that in fact Salman Khurshid has endorsed what Rahul Gandhi has been saying since long. Remember, it was Rahul Gandhi who went to a foreign destination, probably London, and there he said that in fact RSS and the Hindu ideology was similar to the Muslim Brotherhood. He had already made a similar kind of comment in a foreign destination, and I'm sure Mr. Salman Khurshid must have been inspired by the statement of Rahul Gandhi, or might be Rahul Gandhi might have asked Salman Khurshid to reflect the same in his upcoming book. To say that all these are lone wolves, absolutely wrong. It's a pack of wolves. तो राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर प्रहार किया, संबित पात्रा का ये कहना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोनों में पार्थक्यता होती है, दोनों में फर्क है। अगर ये हिंदू दर्शन को समझते तो हिंदुइज्म के खिलाफ इस प्रकार की गालियां नहीं निकालते। अगर हिंदू दर्शन को समझते तो कभी नहीं कहते कि हिंदू लोग दूसरों को काटते हैं, मारते हैं। ये प्रदर्शन की राजनीति करके वोट पाने की इच्छा करते हैं और इसी से
इनकी जो असली नीयत है, तुष्टीकरण की नीयत, उसके विषय में हिंदुस्तान जान पाता है। लेडीज, नहीं, ऑफ कोर्स बड़ा ही दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अलवी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। तो राहुल गांधी पर संबित पात्रा का पलटवार। हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर जो बयान दिया था उस पर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया था। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदू धर्म सिख मुसलमानों से लड़ने का नाम नहीं है, ये काम हिंदुत्व करता है। राहुल गांधी बोले संघ और बीजेपी बांटने वाली विचारधारा है और इसी का जवाब संबित पात्रा दे रहे थे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जैसे एक बार चाइना के कोई लोग नेता आए थे, मैंने उनसे पूछा आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? ये नए नाम की क्या जरूरत? तो राहुल गांधी के बयान पर बरसे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह भी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल विदेश से न जाने कौन सा ज्ञान लेकर आते हैं। आरएसएस को समझने के लिए देश को समझना पड़ेगा। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री। सर, राहुल गांधी लंदन से लौट कर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर हिंदुत्व पर टिप्पणी की है और कहा कि हिंदू तो नफरत सिखाता है। देखिए, भारतवर्ष सनातन विश्व गुरु कहलाया है। अगर किसी को भारतवर्ष सनातन में हिंदू और हिंदुत्व को समझना हो तो जो पूरे दुनिया को ज्ञान दिया और वो बाहर से ज्ञान लेकर के भारत में ज्ञान देने का काम करें तो मुझे आश्चर्य होता है। भारत के सनातन को समझना है तो वसुधैव कुटुंबकम को समझना होगा। सर्वे भवन्तु सुखमय, सर्वे सन्तु निरामय को समझना होगा। ये समझे बगैर अधूरा ज्ञान देना उचित नहीं। सर, संघ को लेकर भी हमेशा वो टिप्पणी करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा प्रेम वाली है, लेकिन संघ की जो विचारधारा है वो नफरत वाली है और संघ की विचारधारा पर कांग्रेस की विचारधारा विजय पाएगी। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्यार ही प्यार है। हिंदुत्व ऐसा है
किसी के धर्म में नहीं है वसुधैव कुटुंबकम। नफरत कहाँ? सनातन हिंदू हिंदुत्व में ही है। ये सीखना हो तो आरएसएस में जाकर के सीखने की कोशिश करें, ज्ञान ने संस्कार। यहाँ ये समझना होगा कि चुनाव नजदीक है तो इसीलिए वार पलटवार बयानबाजी ऐसे ही नेताओं की चलती रहेगी। अल्ताफ के आत्महत्या करने की बात कह रही है, लेकिन अल्ताफ का परिवार मानने को तैयार नहीं है। परिवार बार बार एक ही बात कह रहा है कि अल्ताफ का कत्ल हुआ है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेता भी आज अल्ताफ के घर जाने वाले हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मां का हाल बुरा है रो रो कर। परिवार का यही कहना है कि अल्ताफ का कत्ल हुआ है। कासगंज में जिस लड़की की गुमशुदगी के केस में अल्ताफ को पुलिस पकड़कर ले गई थी, उसके पिता भी अब सामने आए हैं। उन्होंने अल्ताफ पर कई आरोप लगाए हैं। लड़की के पिता से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने। सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है अल्ताफ के पिता का। कासगंज की जिस गुमशुदा लड़की की मालूमात के लिए अल्ताफ को कासगंज कोतवाली लाया गया था, उसके पिता इस वक्त मेरे साथ में हैं। मैं उनसे पूरा समझूंगा वाकया क्या था और अल्ताफ और उनकी बेटी के बीच में क्या कोई बातचीत थी, कोई वास्ता था, ये मुझे बताएं कि अल्ताफ को आप कैसे जानते हैं। आप उधर ही देखिए। अल्ताफ साहब मेरे यहाँ पत्थर लगाने आया था तो मैंने उसकी नज़र देखी खराब, मैंने उसको मना कर दिया। कितने दिन पहले की बात है जब वो पत्थर लगा? 6 महीने पहले की बात है साहब। अच्छा। फिर अल्ताफ ने मुझ पर 4-6 बार फ़ोन किया। मैं 10-20 दिन में करता था। मैंने भाई मैंने पत्थर लगवाऊंगा तुमसे और तुम जाओ, मैं किसी और से लगवाऊंगा। फिर उसके बाद में साहब वो फ़ोन करता रहा तो एक आध बार फ़ोन मेरा रह गया तो मेरी लड़की। फ़ोन किसको करता था? आपको करता था या अपनी बेटी को करता? मुझे पहले तो मुझे करता था, देख के आवाज़ को कि कौन है। मैं हूँ विनोद, कि अंकल ये पत्थर ना लगवा रहे, मैंने पत्थर लगवाऊंगा भाई। मैंने तुझसे मैंने कर दी। फिर फ़ोन कौन करता है? फिर वहाँ तो एक आध बार फ़ोन किया हुआ था, मेरा फ़ोन रह गया होगा तो लड़की को मिल गया। तो लड़की से कोई बातचीत उसकी हो गई होगी फ़ोन पे। और दीपावली वाले दिन ये मेरे घर में आया। मेरी घरवाली ने देखा और आई मेरी घरवाली पकड़ने तो ये भाग गया। और 8 तारीख को मेरी लड़की 2 बजे से 3 बजे तक गुम हो गई, नहीं मिली। जो पूछताछ करने पर, ढूंढाड़ करने पर इधर मोहल्ला पड़ोस में तो मुझे नहीं मिली लड़की। तो फिर मैं आया वहाँ चौकी, नजरीगढ़ चौकी। मैंने दरोगा जी को बताया। दरोगा जी को बताया मैंने इस तरीके से वो अल्ताफ आया था और उस पर मुझे शक है तो उसको पकड़ के लाए। 6 महीने से आपका अल्ताफ आपके घर आया था, टाइल्स लगाने का काम आया था। तो जब आपको ये पता चला कि आपकी बेटी कहीं उसके साथ जुड़ी हुई है या उससे बातचीत होती है, तो आपने कभी उसके परिवार के लोगों को ये शिकायत करी या पुलिस को शिकायत करी? किस तरह से परेशान कर? ये नहीं समझ रहा था साहब कि लड़की जुड़ी है। मैं ये सोच रहा था कि इसकी नज़र खराब है, मेरे घर नहीं आएगा ये, तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको हटाया। दीपावली के दिन आप बता रहे हैं उसके पहले आया था, तब क्यों आया था, क्या करने आया था? अब ये मैं मालूम नहीं साहब। लड़की ने मुझे बताया कि पत्थर देखने आया। मैंने पत्थर देखने, हाँ तू नहीं थी तो क्यों आया था, क्यों गई? ये कहती तुम्हारे माँ पापा नहीं है और अभी मत आओ। फिर आप वहाँ में तब आना। तो अगर वहाँ गए देखने लगे, देख थप्पड़ मारा साहब तो अभी वो नहीं पकड़ी। फिर वो भाग के चला गया। भाग के जब चला गया तो 8 तारीख को लड़की हमारी हट गई वहाँ से। थी नहीं, 2 बजे से 3 बजे तक गायब हो गई। ढूंढ खोकर करी साहब हमने मोहल्ला पड़ोस में, तो वहाँ नहीं मिली। तो फिर हम नजरीगढ़ चौकी गए। नजरीगढ़ चौकी जाकर हमने दरोगा जी को बताया। उन्हें इस तरीके से हम पे अल्ताफ पे शक है, अल्ताफ हमारे घर में आया था। तो दरोगा जी उसको पकड़ के लाए, पूछताछ की। तो उसने जब लाने गए थे तब आप साथ गए? हाँ मैं साथ गया था। तो उन्होंने बताया कि मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं नहीं जानता इन्हें। और मैंने इनकी लड़की, ये बात अल्ताफ ने कही कि वो आपको नहीं जानता? हाँ कि मैं नहीं जानता इनको और ये लड़की भड़की मैं नहीं लाया इनकी। तब दरोगा जी ने आकर चौकी पर फ़ोन देखा। फ़ोन में मेरी लड़की के फ़ोटो थे अल्ताफ के साथ। तो पूरा मामला उलझा हुआ है। परिवार का कहना है कि कत्ल हुआ। उधर लड़की के पिता को भी आपने सुना, उनका कहना है कि अल्ताफ को पत्थर लगाने से मना किया था। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 नवंबर को करने वाले हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए एक्सप्रेसवे रनवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए भारतीय सैन्य कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 1-2 नहीं बल्कि 30 फाइटर जेट्स को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारने की तैयारी की जा रही है और इसका अभ्यास भी आज से शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सुल्तानपुर पहुंचे थे।
पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जहाजों के आने का सिलसिला जारी। और देखिए ये तिरंगे का नज़ारा पूर्वांचल एक्सप्रेस के ठीक ऊपर आसमानों में लगातार यहाँ पर जो रनवे पर है ट्रायल का सिलसिला एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है। सुंदर नज़ारा, आंखों को मोहने वाला, लगातार जहाज जो हैं उड़ते दिखाई दे रहे। इस इलाके में एयरफोर्स की जो टीम है गोरखपुर की, लखनऊ की, लगातार ट्रायल कर रही है। आज के दिन इस ट्रायल की शुरुआत हुई है। जो कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का उससे पहले, और देखिए आसमान में रंग दिखाई देंगे आपको। अभी जो एयरफोर्स के जहाज 3 फाइटर जेट उड़ते हुए गए, उन्होंने यहाँ पर तिरंगे की आकृति बनाई आसमान में, तेजी से दूरी तरफ जाते आपको दिखाई देंगे। ये जो पूरी स्ट्रिप का हिस्सा है जहाँ पर तैयारी की गई है लैंडिंग की, टच एंड गो की, उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया जो पूरे ट्रायल होता है, ताकि जो जिस दिन कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम के दिन तकनीकी पहलू कोई दिक्कत ना दे, इसके लिए पहले से ही तकनीकी कारणों को लेते हुए एयरफोर्स की टीमें सक्रिय हैं इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बनी हवाई पट्टी पे। कैमरा पर्सन अरविंद के संग अजय दुबे, AP न्यूज, सुल्तानपुर। तो चलिए सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। आजादी के बारे में अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने कंगना के बहाने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि कंगना उन्हीं लोगों की भाषा बोल रही हैं जो आजादी के आंदोलन में शामिल भी नहीं थे और आंदोलन का अपमान करते हैं। सुरजेवाला ने कहा, पीएम मोदी अपनी पसंदीदा अभिनेत्री से ये सब कहलवा रहे हैं। कंगना जैसे लोगों को पद्मश्री सम्मान देना अपमान है। तो रणदीप सुरजेवाला का कंगना रनौत पर हमला। वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, जब गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, आजाद, भगत सिंह कुर्बानी दे रहे थे, फांसी के फंदे हमारे स्वतंत्रता सेनानी चूम रहे थे, तो वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे वो आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को भीख ही मानते हैं। पर पूछना है तो पूछिए उन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से जिन्होंने सर्वोच्च कुर्बान करके, जिन्होंने जेलें काट कर इस देश को आजादी दिलवाई थी। उनके अनुयायी आज मजाक उड़ा रहे हैं देश की आजादी का। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए अपने चेलों से, अपनी चहेती अभिनेत्रियों से, गांधी से लेकर देश की आजादी के हर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का अपमान करवाकर उन्हें क्या हासिल होगा। पद्मश्री का सम्मान दिया जिसका भी आपने जिक्र किया, मैं देख रहा हूँ कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि उनको रिकंसिडर करना चाहिए पद्मश्री का। देखिए ये पद्मश्री पुरस्कार जब आप इस प्रकार के चेलों को देते हैं, अनुयायियों को देते हैं, भक्तों को देते हैं, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी रेवड़ियों की तरह बांटते हैं, तो सच बात यह है कि ये पुरस्कार का सम्मान ही कम हो जाता है। इसलिए ये तो राष्ट्रपति जी को भी सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी। मैं उन्हें वो बड़े हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, गांधी का अपमान मत करिए, पटेल और नेहरू का, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं आप। कर क्या रहे हैं? किस रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या इतने स्वयंभू हो गए हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम आपको अब भीख दिखने लगा है? मोदी जी आप सोचिए, आपके ऊपर छोड़ते हैं। कंगना रनौत ने आजादी पर जो विवादित बयान दिया उस पर कई राज्यों में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में तो मंत्री नवाब मलिक ने कंगना के खिलाफ एक नया ही मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से बयान दिया गया है, ये सारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का काम उन्होंने किया है। तत्काल रूप से पद्मश्री वापस लिया जाए, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के देश की आजादी को दिए गए बयान का विवाद अब गिरफ्तारी की मांग तक पहुंच गया है। और इस विवाद में अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बनाम कंगना हो गया है। पहले आपको कंगना रनौत का वो विवादित बयान दिखाते हैं जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून न बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली वो 2014 में मिली है। कंगना के इसी बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने तीखे हमले किए।
कह दिया कि कंगना हिमाचल घाटी से आने वाली नशे की मलाना क्रीम का ओवरडोज करती है। लगता है मनाला क्रीम का ओवरडोज हो गया, इस तरह से उलझुल बातें कर रही हैं। नवाब मलिक जिस पार्टी एनसीपी से जुड़े हैं, उसके कार्यकर्ताओं ने आज पुणे में कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इससे पहले भी महाराष्ट्र में कंगना और अघाड़ी सरकार आमने सामने रही, लेकिन इस बार विवाद में कंगना को बीजेपी नेताओं का साथ नहीं मिला है। ये बीजेपी प्रवक्ता राम कदम के इस बयान से साफ हो जाएगा। जहां तक उनके बयान की बात है, तो उनके बयान के संदर्भ में हम कह चुके हैं कि उस बयान का हम समर्थन नहीं करते। कंगना रनौत मुंबई को पीओके बता चुकी हैं, किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिलाओं को किराए की बता चुकी हैं और उद्धव ठाकरे से बदला लेने की धमकी भी दे चुकी हैं। लेकिन अब की बार उनका ऐसा बयान है जो हर दिन उनकी परेशानी बढ़ा रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल बढ़ गया है, जिस किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना खतरनाक आतंकी संगठनों से की। अब उस पर बैन लगाने की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश में तो सरकार ने यहां तक कह दिया कि हमारे राज्य में ये जो विवादित किताब है वो बिकेगी ही नहीं। संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ने की नसीहत देंगे और क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे पहले अपना धर्म समझो। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये वही बयान है जिस पर देश की सियासत में उबाल आ गया है और कांग्रेस की फजीयत हो रही है। फिर सुनिए कैसे सलमान खुर्शीद ने ये बयान दिया। संगठन कैसे आईएस और बोको हराम जैसे नहीं मालूम, वो हैं, किताब पढ़िए ना, वो हैं, उनसे पूछिए कि आप कैसे हैं या आप कैसे नहीं हैं, वो बताएं। जो इसको लेकर आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? किताब पढ़ने की नसीहत देंगे और क्या कहेंगे? मैं उनसे कहेंगे पहले अपना धर्म समझो। दरअसल सलमान खुर्शीद का यह बयान उनकी किताब से जुड़ा है। उनकी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या में चैप्टर 6 के पेज नंबर 113 पर लिखी गई कुछ टिप्पणियों पर सवाल किया गया था। सलमान खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व को दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों से जोड़ा है। ये उसी किताब की वो लाइनें हैं जिसमें सलमान ने ये बेतुकी तुलना की। किताब के विवादित हिस्से में लिखा गया है, जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए दरकिनार कर दिया गया, जो कि हर तरह से जिहादी इस्लामिक संगठन आईएसआईएस या बोको हराम का ही राजनीतिक संस्करण है। और सलमान खुर्शीद की इसी किताब पर अब बैन लगाने की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज बोले, कानूनी सलाह ले रहा हूं, एमपी में नहीं बिकेगी खुर्शीद की ये विवादित किताब। मैं विधि विशेषज्ञों को कहा है और जैसे ही राय आती है हम उसको बैन करें। सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना दिया है। बीजेपी ने मांग की है कि कांग्रेस के समर्थन से चल रही उद्धव ठाकरे की सरकार कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाए। हमारी मांग है कि उन पर मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हो और उनके किताब पर महाराष्ट्र में पाबंदी लगे। पूरे देश भर में हम ये किताब बिकने नहीं देंगे। चुनावी राज्य पंजाब में भी अकाली दल ने खुर्शीद की किताब पर नया मुद्दा उछाला। खुर्शीद की किताब में 84 के सिख दंगों को लेकर जो लाइन लिखी, उस पर मनजिंदर सिरसा ने लिखा, कांग्रेस कभी भी अपनी सिख विरोधी मानसिकता को छिपा नहीं सकती। ये किताब वही दर्शाती है। इस किताब में सिखों के कत्लेआम का बचाव किया गया है और सिखों पर ही दोष मढ़ा गया है। सलमान खुर्शीद की किताब के विवाद पर कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि बचाव करे या किनारा करे। आरएसएस की तुलना किससे करें किससे नहीं करें, वो लेखक का अपना सोच है। आरएसएस का हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व अलग है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं। चुनाव से पहले सलमान खुर्शीद के बयान और किताब ने पार्टी को ऐसे हालात में डाल दिया है जहां उसकी छवि हिंदू विरोधी दिख रही है और बीजेपी इस मौके को जमकर भुना रही है। सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने एक बयान दिया जिससे बवाल मच गया। आरोप यह है कि राशिद अलवी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षसों से कर डाली।
आज जो जय श्री राम बोलते हैं वो बगैर स्नान के बोलते, कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। यूपी के संभल में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जैसे ही श्री राम पर यह बयान दिया, बवाल मच गया। राशिद अल्वी ने जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षस से की तो कांग्रेस पर बीजेपी ने बयानों के तीर छोड़ दिए, बोले ये तो अपराध है। राशिद अल्वी उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलने वाले राम भक्त जो हैं वो रामायण काल के कालनेमी राक्षस हैं। तो इस तरह की जो बयान है इस पे क्या कहें? राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति में अंतर नहीं होता है, या राष्ट्र और राम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा बयान अपराध की श्रेणी में आता है। विवाद हुआ तो राशिद अल्वी सफाई देने आ गए, बोले मेरे बयान के बाद तो हिंदू संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं तो राम राज्य चाहता हूँ। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। राशिद अल्वी कितनी भी सफाई दें, उनके बयान पर अब चुनाव से पहले वाला घमासान शुरू हो गया है और बीजेपी बयान को श्री राम का अपमान बता रही है। तो राशिद अल्वी पहले बयान देते हैं, जिस पर जब विवाद खड़ा हो जाता है तो सफाई देते नजर आते हैं। प्रदेश के रानीगंज विधानसभा में एसपी के चुनावी कार्यक्रम में मारपीट हुई है। पूर्व मंत्री आरके चौधरी की जनसभा में श्रीकांत ओझा और पूर्व विधायक शाद अली के समर्थकों के बीच ये मारपीट, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व विधायक की जमकर पिटाई हुई। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के दौरान पिस्टल निकालने की नौबत भी आ रही। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मारपीट हुई जनसभा के दौरान। यादव नेताओं और मुसलमान नेताओं ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। यहां तक ये नौबत आ गई कि पिस्टल निकाली गई। वहां पर गाली गलौज की आवाज भी आप सुन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के रानीगंज विधानसभा में समाजवादी पार्टी का एक चुनावी कार्यक्रम था, जहां पर ये मारपीट की नौबत आ गई। पूर्व मंत्री आरके चौधरी की जनसभा में ये पूरा हंगामा हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।